नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं बिहार की बात। आरजेडी में हार के बाद बड़ी नाराजगी है जो कि अब खुलकर सामने आ रही है। बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी सवाल उठा है। तेजस्वी यादव ने कैसे सीटों का बंटवारा किया, उनके साथ मगनी लाल मंडल भी प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कि उन्होंने कैसे चुनाव की तैयारी की और कैसे चुनाव किया सीटों का, इन सब पर बात हुई। समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक सोमवार को हुई जिस पर इस तरीके की बातें आई कि लोग ये अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाह रहे थे कि तेजस्वी यादव के घर का दरवाजा तक कार्यकर्ताओं के लिए बंद था। आखिर में वो कौन हैं जिनकी वजह से तेजस्वी यादव तक कार्यकर्ता पहुंच नहीं पा रहे हैं? तेजस्वी यादव घूमने गए या तेजस्वी यादव कांग्रेस से सही डील नहीं कर पाए, इन सब चीजों पर विपक्ष कुछ न कुछ कहता रहता है। लेकिन अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता अगर इस तरीके की चीजें कहते हैं कि कम से कम 10 सीटों पर तो गरीब लोगों को टिकट दे दीजिए आप, इसका मतलब है कि कार्यकर्ताओं को और लोगों को जो कि अंदर खाने हैं वो नाराज भी हैं और उनको इग्नोर कहीं न कहीं किया गया है, ऐसी आवाज उठ रही है। क्या क्या हुआ बैठक में, इस पर तो हम बात करेंगे ही, साथ ही बात करेंगे कि आखिर में तेजस्वी यादव और मंगनी लाल मंडल के खिलाफ आरजेडी के कार्यकर्ता क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों नाराज हैं, क्यों शिकायती मोड में हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज के हमारे जो पैनल है वो जुड़ेंगे। लेकिन पहले हम कुछ प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि चुनाव में हार की जो समीक्षा है बाहरी तौर पे वो पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं और उस पर जनता दल यूनाइटेड का जो उस पर जवाब आया है वो सुन लेते हैं, फिर हम पूरी डिबेट की ओर चलेंगे। सामने आया। आपने अभी एक शब्द का जो जिक्र किया कि भीतरघात की भी बातें आई थी। हर चुनाव में हर पार्टी में कहीं न कहीं किसी कार्यकर्ता के ऊपर कोई सवाल खड़े होते हैं कि हमारे थे बहुत से टिकटार्थी होते हैं, कोई शिथिल हो जाते हैं, कई लोग पर कई के साथ होने का आरोप लग जाता है। उस सभी पहलुओं पर बात हो रही है। उनके ऊपर भी स्टेप उठाए जाएगा। पूरी पार्टी पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। 1 करोड़ 90 लाख वोट मिला है, तो छोटा मोटा वोट नहीं मिला है। इसलिए जो भी नतीजे हमारे आए हैं, हम निराश नहीं हैं। लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। का नेता ही फरार है तो उसके पार्टी के ट्वीट पर क्या बोलना? जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना मकान बनवाने में मशगूल हैं, लालू जी, अब बेटा तेजस्वी यादव नेता है फरार हो गया। मीडिया स्रोत के अनुसार रमीज के साथ घूम रहे हैं, हिस्ट्री सीटर के साथ। रमीज के साथ तमीज सीखिएगा, यही आपकी पार्टी का ट्वीट आएगा, जनता के जनादेश का अपमान का ट्वीट आएगा। तो जदयू साफ साफ कह रही है कि जिसके नेता ही फरार हैं, तमाम तरीके की जो बातें चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि समीक्षा बैठक में जब बात हुई तो बात खुलकर जो बड़े नेता हैं पार्टी के, जो चेहरा थे, जिन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद शपथ लेंगे हम विधायक पद की नहीं मुख्यमंत्री पद की, आज भी उस पर विमर्श जारी है और कब तक चलेगा ये बात देखना होगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर में क्या वाकई कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया गया, क्या तेजस्वी यादव के घर के दरवाजे बंद हैं? ये इस तरीके की बातें आई जो कि पार्टी के अंदर से जो खबरें चल रही हैं और उसके साथ ही एक लंबी लिस्ट दी गई है नाराज कार्यकर्ता, जो बागी कार्यकर्ता हैं या जिन्होंने गलत किया है, जो भीतरघात किया है, ऐसे लोगों की एक लिस्ट सौंपी गई है जिन पर कार्रवाई होगी। तो पैनल है, पैनल के साथ मैं पहले आपका इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। आज के इस पैनल में पंकज भारती जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इस साथ ही साथ हैं हमारे पैनल में आलोक पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है सर आपका। और प्रियदर्शी रंजन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर स्वागत है आपका। पहला सवाल पंकज सर से लेंगे। सर, जिस तरीके से बातें चल रही हैं कि तेजस्वी यादव से एक नाराजगी है, वो खुलकर सामने इसलिए भी नहीं आ पा रही है क्योंकि जाहिर सी बात है कोई बड़ा पदाधिकारी अगर ये बात बोलेगा कि आपने गलत तरीके से सीटों को बंटवारा किया, रणनीति गलत बनाया, जिस तरीके से चुनाव प्रचार करना था वैसे आपने चुनाव प्रचार नहीं किया, तो जाहिर सी बात है पार्टी एक्शन ले लेगी। लेकिन ये इशारा क्या है कि कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजे नहीं खुले हैं, कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजे बंद हैं? क्या वाकई में ऐसा है कि कार्यकर्ता, जो बड़े से बड़े कार्यकर्ता हैं, उनके लिए मुश्किल है तेजस्वी यादव से मिलना? अंकित जी, निश्चित तौर पर जो समीक्षा बैठक में जो बातें निकल कर के सामने आई है, तो
अलग अलग अगर खंडों में उस पर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सबसे पहले जो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि राजद की पराजय हुई है, निश्चित तौर पर हुई है, सब कोई जान रहा है। लेकिन समस्या क्या होती है कि जब भी आप पराजित होते हैं, या तो वो सार्वजनिक जीवन हो या फिर निजी जीवन में, जब भी होते हैं तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा विरोध का सामना घर से ही होता है, करना पड़ता है। घर से ही सबसे अधिक विरोध की आवाज उठती है। तो जो भी व्यक्ति पराजित होता है, जिन्हें भी हार का सामना करना पड़ता है, तो आलोचना भी उनको आलोचना का भी सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो वही बात है कि एक शेर है कि जब मेरी जब खूबियों की चर्चा होती है, जब खूबियों की चर्चा होती है तो अहले जुबां खामोश रहते हैं, और जब मेरी नाकामियों की चर्चा हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है तेजस्वी यादव के साथ यही है। आज चूंकि वो नाकाम हो चुके हैं, तो जाहिर है कि जो उनको जो है सो नाकामी नहीं का सर, जो है एक चीज सेहरा इसमें पहनना ही और पड़ेगा। जोड़ के आई सामने कि पुराने कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया गया, पुरानी रणनीति पे काम नहीं किया गया, ये सब की बात तो करते हैं लेकिन वो चीज़ें सफल नहीं हुई और नए चेहरों को तेजस्वी यादव लाए, नए लोगों को मौका दिया, उन्हीं लोगों से घिरे रह गए। इस वजह से ये भूल गए कि पार्टी दरअसल चुनाव लड़ती कैसे थी। नहीं, उसमें एक बात जो सच्चाई है, जो समीक्षा बैठक में जो बातें सामने है, उसमें एक बात में तो सच्चाई है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद नहीं बन सके। समस्या उनकी समझिए। और ये जो है, जो अभी वहां जो चर्चा चली थी, तो बात ये हुई थी कि न केवल दिल बल्कि दरवाजा भी खोल कर रखना पड़ेगा। इसका मतलब है, इसका मतलब यही सीधा सा होता है कि उन्हें लालू प्रसाद बनना पड़ेगा। जिस तरह लालू प्रसाद जी अपने घर के दरवाजे आम कार्यकर्ताओं के लिए खोल कर रखते थे, उसी तरह से जो है सो तेजस्वी को भी अपने घर का दरवाजा खोल कर रखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ दिल को भी खोल के रखना पड़ेगा। और मैं जो भी समीक्षा बैठक में बातें आई हैं, मैं इस बात से सहमत हूं कि इनकी जो पराजय हुई है, इसमें एक बड़ा कारण यह भी है कि तेजस्वी यादव जो है वो लालू प्रसाद नहीं बन सके, वो जन नेता नहीं बन सके। आम कार्यकर्ताओं से उनकी दूरियां बनी रही, आम के लिए उनके दरवाजे नहीं खुले, खास के लिए दरवाजे खुलते रहे, जिस वजह से उन्हें पराजय का सामना सर करना आपके पड़ा। पास इसी सवाल अंकित के जी। साथ मैं आऊंगा, अगले सवाल के साथ। इसी सवाल से मैं आलोक पांडे जी के पास चलूंगा। क्या आपको लगता है वाकई में कि तेजस्वी यादव से अप्रोच करना, उनसे मिलना जुलना अभी फिलहाल जिस तरीके से आरजेडी में देख रहे हैं बहुत मुश्किल टास्क हो गया है? अंकित जी, जो वंशवादी राजनीति है उसमें जो अगली पीढ़ी में राजनीति ट्रांसफर होती है, उन नेताओं के साथ ये समस्या आती है। उन्होंने संघर्ष किया नहीं होता, जमीन से उठ के आए नहीं होते। अब जब वो संभाल रहे थे तब वो उनके घर में मुख्यमंत्री थे, माँ भी मुख्यमंत्री, पिता भी मुख्यमंत्री। तो ऐसे नेताओं के साथ समस्या राहुल गांधी के साथ भी है, अखिलेश यादव के साथ भी है, और तेजस्वी के साथ भी है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई अजूबी लगे। मुझे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि आपको लगता है हम तो मुख्यमंत्री बनने के लिए पैदा हुए, मुख्यमंत्री तो हमारे घर में गिरवी है। तो जनता कहती ठीक है, अगर आप मानते हो मुख्यमंत्री का पद गिरवी है तो ठीक है, बाहर बैठे रहो। आप सोचिए, समीक्षा बैठक हो रही है, जहां तक मेरी जानकारी है उसमें तेजस्वी नहीं है। तो समीक्षा कौन कर रहा है? जब आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और आप ही गए वो समीक्षा बैठक से, तो समीक्षा की तो खाना पूर्ति कर रहे हैं आप। आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपए में चुनाव हार जीत गए, फिर आपके समर्थक रील वायरल कर रहे हैं। अभी एक रील मैंने देखी कि 10,000 रुपए में बिहार का चुनाव जितवा दिया। चाइना तो एक आईफोन दे दे तो बिहार वाले तो पूरा जो है चाइना को दे देंगे बिहार। तो आप सोचिए, आप अभी भी आपके जो समर्थक हैं वो देशद्रोह के लेवल तक बिहारियों को लेके जा रहे हैं। तो इस हद तक जब आप इस तरह का चुनाव लड़ते हैं, इस तरह की समीक्षा करते हैं, समीक्षा के नाम पर आप सिर्फ हार की समीक्षा भी ढंग से नहीं करते। अगर हार की समीक्षा ढंग से कर ले, लेकिन सर तो सवाल तो फिर ये भी है ना कि अगर तेजस्वी यादव को आप फेल मानते हैं, तेजस्वी यादव गलत हैं, तो फिर इसके पहले भी तो चुनाव हुए हैं। 2020 में चुनाव हुआ, 2012 का 10 का देखिए, 2015 का देखिए, तो आरजेडी की हार तो हो ही रही है। अब इतने सालों से नीतीश कुमार हैं, तो इसका मतलब तो लालू यादव भी फेल ही हुए हैं ना। बिल्कुल हुए हैं। लालू यादव जैसा, अभी जैसे हमारे भाई वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि लालू यादव जैसा बनना पड़ेगा, लालू यादव जैसा बनना पड़ेगा तो कभी ना जीतेंगे वो। लालू यादव की छत्र छाया में लालू जैसा कोई आ जाएगा, इसी ने तो चुनाव हार रहे हैं लगातार। अभी कह रहे लालू जैसा बनना पड़ेगा, वो दौर खत्म हो गया। भारतीय राजनीति से, बिहार की राजनीति से भी लालू जैसा कोई बनकर
अब चुनाव बिहार में नहीं जीत सकता। ये 2025 के चुनाव का जनादेश है, संदेश है। आप इनके वीडियोस, इनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देखिए क्या क्या कहते थे। मैं तो हमेशा से कहता रहा कि तेजस्वी आ जाएंगे मतलब लालू का शासन आ जाएगा, लालू का है। 202 पे एनडीए चला गया, वो हो सकता है कि एनडीए 202 ना जाता। नहीं, इनके आरोप हैं कि हमने वोट तो इतना सारा पाया है, वोट तो दिख ही रहा है। अब आप चालाकी से सीटों को जीत ले रहे हैं और ऊपर से विपक्ष और तमाम लोग ये माहौल बनाए कि अब हम फेल हो गए हैं और हम सक्सेसफुल नहीं हुए, तेजस्वी गलती थी, रणनीति की गलती थी, तो ये तो गलत है, ऐसा इनका आरोप है। अभी इनके प्रवक्ता खुद ही बोले थे ना कि मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। अंकित जी, मशीनरी का दुरुपयोग तो लालू यादव के समय में होता था, आपको याद नहीं? या पढ़ा होगा आपने, जरूर सुना होगा, मैंने भी सुना है। मैं उसमें बिहार के टच में नहीं था, छोटा था, लेकिन अध्ययन किया है। क्या लालू यादव का जो समय था 2005 तक का, उसके पहले का, पूरे के पूरे बूथ लूट लिए आते थे। इस देश के कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनका चुनाव रायबरेली से किस आधार पर कैंसिल हुआ था? जबरदस्ती वोट ही तो लूटे थे ना। एक बूथ में 1200 ले 1500 1800 2000 बूथ डलवा दिए थे, पकड़ी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनकी सदस्यता रद्द हुई। इस हद तक वोट चोरी होते थे, तब भी सरकारें जनता ने बदल दी। इसलिए जितना मैंने अपने इनिशियल लेवल पे ब्यूरोक्रेट से, इसी यही वजह है आलोक जी, यही वजह है कि वो लोग डिमांड करते हैं कि बैलेट पेपर पर ही वोट डला दीजिए ना, कम से कम अब पता तो चले कि वोट दरअसल गया कैसे। जैसे ईवीएम है, अब वो शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं कि चोरी हुआ है कि नहीं हुआ, ये कैसे पता चले? सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई है। नहीं, देखिए ऐसा है, जहां 17 वोटों से आरजेडी का विधायक कोई बन जाए, 50 वोटों से जीत जाए, क्या बीजेपी अगर मैनिपुलेट कर सकती थी? मैंने एक सीनियर आईएएस से पूछा, मेरा मित्र है, अब उसकी पोस्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन एक पर्सनल पत्रकार के नाते, एनालिस्ट के नाते मैंने पूछा, मैंने कहा सच बताना, हम लोग 25 साल पुराने मित्र हैं, कि भाई साहब क्या वाकई गड़बड़ी हो सकती? तो उसने कहा कि यार सच ये है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी ये कहने वाले लोग मिल जाएंगे, गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरे पास जो 20 साल का अनुभव है, मैं कहता हूं कि गड़बड़ी संभव नहीं है। उसे प्रियदर्शी जी के पास चलेंगे। किया जाता है। प्रियदर्शी जी, मैं इसी सेम सवाल से आ रहा हूं। जब तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है तो अभी तक चुनाव के पहले एक अलग छवि थी, अभी क्या जो एंगल बनता जा रहा है वो ऐसे ही है जैसे राहुल गांधी के बारे में एक लंबे समय से चीज़ें चलती आ रही थी कि राहुल गांधी फेल हुए, राहुल गांधी सक्सेस नहीं हुए। एक टाइम था, आपको याद होगा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद उनको ये इस वजह से छोड़ना पड़ा अपना पद, फिर सोनिया जी कार्यकारी बनती हैं, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं। आज तेजस्वी यादव के अंदर जो है, पार्टी के अंदर से भी ऐसी कहीं ना कहीं कुछ आवाज आती है, जो एक भक्ति दिखती है, जो एक प्यार दिखता है लालू प्रसाद के लिए, तेजस्वी के लिए उतना नहीं दिखता है। अब ज्यादा और सवाल है क्योंकि उनके परिवार से लोगों ने कहा, रमीज हो चाहे संजय हो, कुछ नए ऐसे नाम आए कि तेजस्वी यादव घिरे रहते हैं, आगे की सीट पर बैठते हैं। क्या वाकई में आपको लगता है, जितना समझ पा रहे हैं, कि आरजेडी में के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए तेजस्वी यादव उतने सुलभ नहीं है जितने होने चाहिए? यही वजह है कि वो जो मजबूती के साथ संगठन लड़ता है, संगठन में कमजोरी है दरअसल। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसा आप कह रहे हैं। कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं के बीच में जो खाई पैदा हुआ, उसका ये परिणाम है। और ये पहले से कहा जा रहा है, ये आज की बात नहीं है, चुनाव के हार के बाद की बात नहीं है, ये पहले की भी बात है। जब आरजेडी पर समीक्षा होती थी पत्रकारों के बीच में, हम जैसे लोग जब करते थे तो ये सोचते थे कि ये पार्टी उस तरीके से बिहेव क्यों नहीं कर रही है जैसा पहले किया करती थी। दरअसल क्या है, क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत ये होती है कि वो निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से भी जुड़ी होती है। राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी में ये बड़ा अंतर होता है। और कहीं ना कहीं आरजेडी में राष्ट्रीय पार्टियों वाला अवगुण समा गया था, यानी नेता बड़ा और कार्यकर्ता बहुत छोटा, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे ही नहीं। और राष्ट्रीय पार्टियों में जो गुण होता है, प्रभारी के भरोसे पार्टी को चलाना, अन्य आयातित लोगों के भरोसे पार्टी का सर्वेक्षण करवाना, वो तमाम गुण अवगुण राष्ट्रीय जनता दल में समाहित हो गया था। संजय यादव पर ट्रस्ट लेवल इस तरीके से था। मैं मानता हूं कि इसमें संजय यादव दोषी नहीं है, बिल्कुल दोषी नहीं है। संजय यादव को लाया किसने? राहुल गांधी ने अल्लाह को भेजा, तब तो कांग्रेस के नैया डूबी। अल्लाह को अगर वो पावर प्रत्यायोजित नहीं करते राहुल गांधी तो वैसा नहीं होता। उसी तरीके से तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि नहीं, इन्होंने गलती नहीं की है, संजय यादव ने गलती की है। नहीं साहब, तेजस्वी यादव ने ही गलती की है।
क्योंकि प्यादे तो होते ही हैं। बलि कहने देने वाले के तो लिए। यहाँ तक कह देते हैं कि संजय यादव बीजेपी के वो हैं, उनका कांटेक्ट है, और जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वैसे नॉर्मली इन सब चीज़ों में कोई फैक्ट नहीं है, और जिसकी वजह से तेजस्वी यादव ने समर्पित कर दिया। मुझे लगता है कि संजय यादव का इतना आईक्यू लेवल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में इस स्तर पर उनको डील करेगी। जिस तरीके का राजनीतिक समझ उन्होंने दिखाया है, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तक जो उनको दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि एक विरोधी के तौर पर बहुत गंभीरता से संजय यादव को भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, नैया डुबोने के लिए डूबा है तो कहने के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि ये प्यादे हैं जिनकी बलि दी जा रही है, चाहे वो कांग्रेस के भीतर अल्लावरू हो या फिर आरजेडी के भीतर संजय यादव। ये प्यादे हैं साहब। असली गुनाहगार तेजस्वी यादव हैं, असली गुनाहगार राहुल गांधी हैं, असली गुनाहगार पप्पू यादव हैं। इन लोगों पप्पू पर यादव। चर्चा, हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के भीतर से अगर महागठबंधन के भीतर से अगर आप चर्चा करेंगे तो उधर से जो चेहरा, मतलब उदाहरण के तौर पर कहा कि ये वो लोग हैं, ऐसे लोग हैं, इनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए हार की। आप शक्ति, संविधान तो आपको शक्ति दिए हुए था, पार्टी का संविधान किसको शक्ति दिए हुए था? तेजस्वी यादव को। लालू यादव ने अपना पावर प्रत्यायोजित राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी अपना पावर प्रत्यायोजित किस में कर दिया था? तेजस्वी यादव ने, तेजस्वी यादव में। और तेजस्वी यादव ने उसको कहां फॉरवर्ड कर दिया? संजय यादव में। तो इसके लिए दोषी कौन हुए? तेजस्वी यादव हुए। तो तेजस्वी यादव को हार की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। किसी ने इनको कहा कि आप वैसे कार्यकर्ताओं से घिरे रहिए जो आपका बैंड बजा रहे हैं। आरजेडी लवर्स के नाम पर जो गाने गाए जा रहे थे, जो गाने बजाए गए, उसको तो इनको रोकना चाहिए था ना। नहीं, रोकने की बात सर, इस चीज को लेकर मैं इसमें जोड़ना भी चाहूंगा कि ये आरजेडी का आरोप है, और ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं भी कि अब कोई इंसान गाना गा रहा है, लालू यादव क्या करके गए और उस वक्त का क्या माहौल था, प्रोपेगेंडा फैलाना है। तो अब जैसे संजय यादव पे ही हम बात करते हैं, तो संजय यादव का एक पक्ष तो ये भी हो सकता है ना कि अगला इंसान, मान लीजिए मैं बिहार जाऊं, बिहार में मैं कुछ काम कर रहा हूं, किसी से करीब हो गया, करीब करने के बाद मुझे ताकत मिली और आगे मैं बढ़ता गया। जाहिर सी बात है कि वहां के जो लोग हैं असहज होंगे, आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के तमाम लोग हैं वो असहज होंगे, उनके घर के लोग असहज होंगे, उनकी खुद की बहन असहज हो सकती हैं, और वो लोग आरोप लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए कि जब घर में नई बहू आती है तो लोग कहते हैं कि बेटा जो है बहू के नाम पे वो हो गया है और सम्मान नहीं कर रहा है घर वालों का, मतलब कि उसका दिमाग फिर गया है। तो ये ऐसी चीजें भी तो होती हैं। तो अब एक तरफा अगर ये कहा भी जाए कि संजय यादव की वजह से हार गए या तेजस्वी यादव के अकेले की वजह से हार गए, तो क्या लगता है कि इन सब चीज़ों में उतनी बातें हैं, या संगठन की जो रणनीति है, संगठन जिस तरीके से चुनाव लड़ता है कि फला फला जात पे काम करेंगे या ऐसे टिकट बंटवारा करेंगे, इन सब चीज़ों में भी बहुत बड़े फेल्योर रहा है, चाहे लालू यादव का हो फिर चाहे तेजस्वी यादव को हो? ये कई स्तरों पर चूक हुई है, सिर्फ मतलब एक स्तर ये हुआ, कई स्तर पर चूक हुआ है, और जितने भी आपने स्तर गिनाए उन तमाम स्तरों पर आरजेडी चुकी है। पार्टी के भीतर इनका तालमेल गड़बड़ाया, संजय यादव जैसा रणनीतिकार ने इनकी नाव में छेद करके रखा। पिछले वाले जो रणनीतिकार थे, जो 2020 में इनके जो रणनीतिकार थे, शिवानंद तिवारी या और भी नाम है, उन लोगों को क्यों नहीं इन्होंने बैक किया? जिन्होंने आपको उम्मीदों के विपरीत सफलता दिलाई थी, उन लोगों को आपने क्यों किनारे कर दिया? बड़ा सवाल है ना। फिर जब आप नए लोगों को लेकर के आए हैं तो नई जिम्मेवारी आपकी है। आप लव मैरिज किए थे ना शिवानंद तिवारी से या अन्य जो रणनीतिकार से थे, उनसे आपका अरेंज मैरिज कराया था लालू यादव ने, और ये जो संजय यादव से आपने किया, ये लव मैरिज किया। तो लव मैरिज वालों से और ज्यादा समस्या होती है। लव मैरिज वालों में सबसे पहले घर से अलग तोड़ फोड़ शुरू होता है ना, वो हुआ जो आप कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें नुकसान कर गई, बैकफायर किया आरजेडी के लिए, तमाम चीजें हैं। और इन चीजों से अलग हट करके संगठन और कार्यकर्ता के स्तर पर जब बात हो रही है, आप टिकट बेचेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हम चुनाव जीतेंगे। अरे भैया, आज न कल घड़ा फूटेगा। तमाम पार्टियां बेच रही हैं टिकट। माना कि आरजेडी इकलौती पार्टी नहीं है जो टिकट बेच रही है, लेकिन सबका पाप का घड़ा भरेगा और सबका घड़ा फूटेगा, जो लोग टिकट बेच रहे हैं। आरजेडी का पहले नंबर आ गया है, इनका घड़ा पहले फूट गया है। ठीक है, पंकज जी के पास चलेंगे। अब दूसरे सवाल पर हम आते हैं, जो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि इस समीक्षा बैठक में ही जो बात उठ के आई कि गरीब लोगों को टिकट कम से कम 10 लोगों को तो दिया जाए, ये ऐसी जो बातें निकल कर आती हैं, तो ये सिर्फ आरजेडी के लिए नहीं है, ये दूसरी पार्टियों के लिए भी है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि क्या संगठन में काम करने वाले लोगों को
पुराने जो लोग हैं, ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं भी कम से कम वो चुनाव लड़ सकें, ऐसे लोगों को क्या वाकई में इग्नोर किया जा रहा है? क्योंकि आप ये बोल रहे थे कि हार के बाद ऐसी चीज़ें होती हैं, आरोप लगते हैं, लेकिन क्या ये दूसरा पहलू इसका नहीं है कि ऐसे लोगों को इग्नोर किया गया? जी देखिए, जहाँ तक गरीब उम्मीदवारों की बात है, तो पहली बात जो एक सच है, इसे आप समझ लीजिए अंकित जी, कि जो चुनाव जो है वो गरीब लोगों के लिए है ही नहीं। यही सच्चाई है। आप चाहे जितनी चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई गरीब आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता है आज के समय में। हाँ, ये बात ठीक है, जो मांग उठी है तो जाहिर सी बात है कि मांग तो जायज है। जो जिंदगी भर जो अपनी जिंदगी खपा देते हैं दड़ी बिछाने में और कुर्सी लगाने में, तो ऐसे लोगों को जो कि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उन्हें भी इस मौका मिलना चाहिए। और ये अगर सवाल उठ रहा है तो ये बेमकसद ये सवाल नहीं है, ये सवाल हर पार्टी में उठना चाहिए। कमोबेश आप तो समझते ही हैं कि जो जो स्थिति है, जो आप देखेंगे, आप जब लिस्ट देखेंगे, जो उनका चुनावी हलफनामा है, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे जो है धन कुबेर यहाँ चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। तो सामान्य लोगों की गुंजाइश कम है, लेकिन ये समस्या केवल आरजेडी में नहीं है, ये समस्या कमोबेश हर पार्टी में है। हाँ, कभी कभी आपको एक इक्के दुक्के ऐसे लोग हर पार्टी में नजर आएंगे जो कि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, लेकिन उन्हें किसी न किसी कारणवश टिकट मिल गया और वो जीतने में भी सफल रहे हैं। इस बार भी 2-4 ऐसे लोग हैं जो कि सामान्य एकदम सामान्य वर्ग से आते थे, नहीं, ये सामान्य थे, चीज़ें आर्थिक इसलिए रूप भी से सामान्य श्रेणी आवाज़ में आते अगर थे। आती हैं तो ये चीज़ें इसलिए भी आती हैं क्योंकि अब विचारधारा समाजवादी की विचारधारा, लालू यादव किस पैटर्न पे अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत किए, लालू यादव किस तरीके से बनियान पे ही चल देते थे, लालू यादव की छवि जो बनाई उन्होंने, इन सब चीज़ों से इतर अगर वाकई में पार्टी में अब ये खुल के अगर ये आवाज़ आती है कि धन बल और बाहुबल ही प्रभावी है, तो ये कहीं न कहीं फिर विचारधारा के भी तो खिलाफ है। बिल्कुल, लालू प्रसाद जी के समय में आप देखे होंगे कि भगवतिया देवी जैसे लोग जो हैं तो वो पार्लियामेंट पहुंची थी। तो जाहिर सी बात है कि लालू जी के समय में जो समाजवादी विचारधारा थी वो थोड़ी मजबूत स्थिति में थी आरजेडी के समय में, या उस समय में कहिए कि कमोबेश हर पार्टी में इस तरह की स्थिति थी कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग थे वो भी राजनीति में आगे बढ़ने के लिए सोच सकते थे, लोकसभा जा रहे थे, विधानसभा जा रहे थे, विधान परिषद जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इसका क्षरण होता चला गया है। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि राजद जो है समाजवादी विचारधारा की पार्टी है, उसी की पोषक है, तो निश्चित तौर पर यहाँ इस बात की ज्यादा गुंजाइश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ मौका मिले। लेकिन देखिए, सच्चाई यही है कि अब वो इसमें कहने में कोई शक नहीं है कि राजद वो पहले वाली अब राजद नहीं रही है। राजद का भी ट्रांसफॉर्म हुआ है और नई नई तरीके से यहाँ सोचने वाले लोग अब बैठे हुए हैं, नए तरीके से सोचा भी जा रहा है। ठीक, तो जाहिर से देखिए कि ऐसा नहीं है कि जो पहले से स्थिति पार्टी की खराब हो गई है, कुछ नई चीजें भी आई है, रिफॉर्म भी हुआ है पार्टी में। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि अगर पराजय का सामना करना पड़ा, यही तेजस्वी थे जिन्होंने 2015 में 2020 में 75 सीटें दिलवाई थी। तो जाहिर सी बात है कि अब मान लिया हार हुई है, अब 25 सीट पर सिमट गए हैं, तो आलोचना भी जायज है। तो कई इस तरह की बातें हैं, समीक्षा हुई है तो उसमें तमाम तरह की बातें आई हैं। तो अब तो ये निर्भर करता है कि पार्टी नेतृत्व उन बातों को, जो बातें छन कर आई है, उस पर क्या कुछ निर्णय लेती है और उस पर आगे सबक लेकर कितना कुछ आगे बढ़ती है। अगर सबक लेंगे तो निश्चित तौर पर राह आसान होगी, अन्यथा फिर अधोगति ही प्राप्त करेंगे, यह तय है। अंकित जी। ठीक ठीक है। आलोक जी, जब तेजस्वी यादव की बात हो रही थी तो इसमें एक बड़ा विषय ये भी आया कि फ्रेंडली फाइट और इन सब चीज़ों का जो टर्म हुआ कि सबसे बड़ी हार की वजह फ्रेंडली फाइट भी बनी, क्योंकि फ्रेंडली फाइट आप कई सीटों पर एक साथ लड़े जिसकी पीछे वजह से हार हुई। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में ये सारी चीज़ें हैं, जैसा कि आप अभी बात भी कर रहे थे और आप बोल रहे थे कि ईवीएम वगैरह और ये तमाम चीज़ें हैं, ये ऐसे ही हैं, मेन वजह जो है इनके हार की वो ये खुद हैं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस फ्रेंडली फाइट यही बड़ी वजह है, या फिर दूसरी वजह ये लगती है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से 10,000 रुपये बांटे, नीतीश कुमार का जो प्रशासन का तरीका था, अब फिर उसके साथ में जो जीविका बहू वगैरह हैं और तमाम सरकारी जो मशीनरी है उसका यूज़ हुआ और उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है एनडीए को? अंकित जी, दोनों बातें सही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जीती है तो उसपे जो सत्ता में लोग रहते हैं, निश्चित बात है उनके पास देने के लिए पर्याप्त चीजें होती हैं और दे सकते हैं। लेकिन सरकारें बदलती रहती हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है, लोकसभा में 240 पर सिमट गई थी, पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई।
तो विपक्ष उस समय यूनाइट होकर लड़ा ना। अगर ईवीएम में गड़बड़ी तो बीजेपी 240 पे कैसे फंस गई? वो तो 270-72 तो कर ही सकती थी ना। तो मेरा मानना है कि जो भी सरकारें गिफ्ट करती हैं, जो भी सरकारें सामाजिक योजनाओं का लाभ दे करके चुनाव जीतने की कोशिश करती है, वो एक छोटा सा कारण होता है, वो बड़ा कारण नहीं होता। अगर जनता आपसे नाराज है तो उन योजनाओं के बाद भी आपको चुनाव हरा देगी या हराने की कगार पे पहुंचा देगी। ये बात हमेशा सिद्ध होती है। दूसरी बात जब आते हैं कि जो तेजस्वी यादव की जो रणनीति है उसमें मतलब ज्यादा बड़ा ब्लंडर है। भारतीय जनता पार्टी 200 पार गई, बीजेपी जीत गई, एनडीए जीत गया, ये माना जा सकता है कि उनकी सरकार थी, ज्यादा बेहतर काम किया वगैरह वगैरह, मैं मान लेता हूँ। लेकिन अगर 200 पार चला जाता है एनडीए, इसमें विपक्ष का भी अपना रोल है। वो उसने सीटों का बंटवारा ढंग से नहीं किया। एसआईआर जैसे मुद्दे पर मैं मीडिया पे कहता था कि एसआईआर की जरूरत ही नहीं बिहार पे। एसआईआर जैसे मुद्दे पर राहुल गांधी के ट्रैप पर आरजेडी भी फंस गई। आप सोचो, अगर कांग्रेस, राहुल गांधी और कांग्रेस के पास क्या अनुभव है आज की डेट में? यही अनुभव है ना कि चुनाव कैसे हारा जाए। जीतने का अनुभव तो कांग्रेस के पास है नहीं, तो आरजेडी कांग्रेस के अनुभव से लाभ ले रही है। तेजस्वी यादव जब एसआईआर का मुद्दा हो रहा था तो वो थार में पीछे बैठ गए द्वैत दर्जे के नेता के रूप में। लालू यादव की खूबसूरती क्या रही? उन्होंने कांग्रेस का यूज किया बिहार में। और तेजस्वी की खूबसूरती क्या रही कि राहुल गांधी ने तेजस्वी का यूज किया। हालांकि वो राहुल गांधी भी यूज नहीं कर पाए, कांग्रेस भी कमजोर हो गई। तो तेजस्वी की हार बहुत सारी गलतियों का परिणाम होती। जीत भले ही कई चीजों का परिणाम ना हो, लेकिन जब हार होती है तो मल्टी फैक्टोरियल कारण होते हैं। तेजस्वी की हार के प्रमुख कारणों में मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का वो स्लोगन है जिसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी आएंगे तो गुंडा राज वापस आ जाएगा। ये एक प्रमुख कारण रहा, मैं मानता हूं। और तेजस्वी ने उन चीजों को ऑन किया, उनके जो समर्थक मीडिया है, यूट्यूबर्स, उसने उन चीजों को बढ़ाया। तो जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने विकास का मुद्दा नहीं बनाया था, बिहार में मुद्दा किस बात को बनाया बीजेपी ने या एनडीए ने कि अगर आरजेडी आई तो गुंडा राज आ जाएगा, लालू यादव का शासन आ जाएगा, लालू यादव जैसा शासन आ जाएगा। और आरजेडी समर्थक क्या करते रहे कि लालू यादव तो सामाजिक क्रांति के मसीहा है, लालू यादव तो कुछ गड़बड़ ही नहीं किया। तो आप सोचिए, एक तरफ बीजेपी ये बात करे कि लालू जैसा शासन आ जाएगा और वो 200 प्लस चली जाती है, एक तरफ आरजेडी जो है, जेडीयू ऑन करती है कि लालू यादव सामाजिक क्रांति के मसीहा है। कितने प्रवक्ता मुझसे लड़ गए, मुझे भारतीय जनता पार्टी का पेड प्रवक्ता कह दिया कि पैसा लेके मैं बोल रहा हूं। तो जब आपको सच सुनने की हिम्मत न रह जाए, जब एक न्यूट्रल लोगों की बात आपको समझ में आनी बंद हो जाए, तो फिर भगवान ही आपको जिता सकते हैं। कर्म का आपको परिणाम मिलेगा जरूर। और तेजस्वी यादव को उनके गलत नीतियों का जो चलिए ठीक है, संतोष जी आ गए हैं सर, स्वागत है। संतोष कुमार जी आ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार। सर, हम बात कर रहे थे तेजस्वी यादव पे। तेजस्वी यादव पे अभी आलोक जी ये बोल रहे हैं कि लोग ऐसा कहते हैं कि जब ये तारीफ करते हैं कि बीजेपी की जीत की ये वजह रही है, इस वजह से बीजेपी जीती है। सवाल यह है कि क्या वाकई में बीजेपी या जो जदयू है या पूरा जो एनडीए अलायंस है उसने अपनी बहुत अच्छे कार्यों की वजह से ही जीता है, या जैसा कि विपक्ष का आरोप है कि मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, वो कई तरीके से हो सकता है। अब संसद में खड़े होकर कहा जा रहा है, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि ईवीएम तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, ईवीएम काम कैसे करता है ये आज तक हम नहीं जान पाए, ईवीएम काम कैसे करेगा इस पे जांच करने की अगर हम मांग करें तो वो भी हम नहीं चेक करवा सकते हैं, तो हम कैसे ऐसे ईवीएम पे भरोसा करें। उनका दूसरा सवाल ये है कि जो कांग्रेस का दूसरा आरोप है कि जिस टाइम पे इलेक्शन है, टिल इलेक्शन के वोटिंग के डेट तक पैसा लोगों के अकाउंट में गिर रहा था 10,000 रुपए, तो मशीनरी का ही दुरुपयोग है। क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में ये इन बातों के पीछे एक सच है, या फिर ये लगता है कि हाँ एनडीए बहुत अच्छा चुनाव लड़ी इसलिए जीत गई? देखिए, मुझे लगता है कि न तो ईवीएम का कोई मामला है और न ही पैसा देने का। लोग थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकता है, 5%, 10% वोट प्रभावित कर सकता है। 2-4-5% जो पैसा जिनके अकाउंट में गया है वो वोट दे सकते हैं। ये एक गलत हुआ है कि चुनाव चल रहा उस दौरान पैसा लोगों के अकाउंट में जा रहा था और चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा था। तो यहाँ कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की मतलब निष्क्रियता कही जा सकती है कि चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया और चुनाव के दौरान भी लोगों के अकाउंट में पैसे जा रहे थे। लेकिन ईवीएम की बात जहां तक आ रही है तो मुझे नहीं लगता है कि ईवीएम को लेकर के जो मुद्दा बनाया था वैसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा है ईवीएम का।
वो तो जांच का विषय है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। हाँ, एनडीए की जीत की वजह है, एनडीए की जीत का मूल कारण है उसका गठबंधन, क्योंकि एनडीए इस बार आप देखिए नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, चिराग पासवान थे, लोक जनशक्ति पार्टी थी, उपेंद्र कुशवाहा थे, जीतन राम मांझी थे, तो सारा वोट जब गोलबंद हो जाएगा तो जीत तो सुनिश्चित थी ही पहले से, आप जान लीजिए। वोट जो बिहार में जो जातीय समीकरण है, लोग जाति के आधार पर और पार्टी के आधार पर वोट करते हैं। कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, आप जान लीजिए, आप अपर कास्ट का ले लीजिए, आप 90% लोग अपर कास्ट में ले लीजिए, 90% अगर कोई कैंडिडेट का फोटो नहीं जानता है, नाम है, चोर है, डकैत है, क्रिमिनल है, लेकिन अपर कास्ट के 90% लोग उसी को वोट देंगे। उसी प्रकार आप ले लीजिए यादव मुस्लिम का, कोई भी क्रिमिनल हो, चोर हो, वो उसी को, आरजेडी को ही वोट देंगे। उसी प्रकार अति पिछड़ा का ले लीजिए, कुर्मी समाज का ले लीजिए, तो वो वहीं देंगे। पासवान समाज का, जिधर चिराग पासवान जाएंगे उधर ही वोट जाएगा। तो वोट बिहार का जो है जातीय समीकरण में बटा हुआ है, और गठबंधन एनडीए का भारी पड़ा, एनडीए गठबंधन मजबूत हुआ, जिसके चलते चुनाव में जीत हुई। और तेजस्वी यादव अपने अहंकार में डूबे रहे, अहंकार में भाई की हम मुख्यमंत्री ही बन रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में कोई खास पहल नहीं की जनता के बीच में, जनता के बीच वो नहीं गए, वो बस एयर ट्रैफिक समझिए कि हवाई यात्रा करें, कहीं गए, सभा कर दिए, कहीं घटना घटी। आप कर्पूरी ठाकुर को ले लीजिए, मेहनत लालू तो सर प्रसाद किए, सड़क पे भी दिखे, ऐसी बात नहीं है। जब मैं कुछ लोगों की बात थोड़ा सा इसमें जोड़ देना चाहूँगा कि योगेंद्र यादव हैं, जैसे समीक्षा करते हैं और कुछ अपना विश्लेषण भी करते हैं कि इतना चुनाव, इतना सीट जीत सकता है, जीत सकता है। उनका मैं एक बयान सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि इतना सीट तो नहीं सोचा था, हम सोचे थे कि ठीक है कोई जीतेगा तो 140 जीतेगा, 150 जीतेगा। ऐसे कई लोग, मैंने एक नाम मेंशन कर दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि 200 प्लस की तो हम नहीं सोचे थे, वो भी ऐसे समय में जब नीतीश कुमार खुद कमजोर हैं, एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजें हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि लोगों के दिमाग में शक की भावना आएगी कि एकदम से बम्पर जीत और तहस नहस कर दिया, कांग्रेस 6 सीटों पर आ गई? देखिए 200 सीटें जीतने का किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 200 सीटें, हम लोगों ने भी, मतलब अमित शाह ने भी नहीं की थी, अमित शाह ने नहीं की थी। 200 सीट के बीच एनडीए जीतेगा, हम लोगों ने भी यही सोचा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव में, एक तो आप देख रहे हैं कि गठबंधन मजबूत, इसके अलावा पूरा प्रचार तंत्र भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दिया था, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं थी। हेलीकॉप्टर 10-10 हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, जितने देश भर के जितने नेता हैं घूम रहे हैं। और इधर इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या, एक अकेला तेजस्वी यादव, कांग्रेस के 1-2 नेता हैं, बाकी कोई नेता कहां घूम रहे थे। तो एक तो प्रचार तंत्र की कमी, दूसरा जो जंगल राज की बात हो रही थी, जंगल राज की, तो जंगल राज का मुद्दा उठाया जा रहा था। वो जनता को, जंगल राज 20 साल पुरानी बात हो गई, वैसी कोई बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव ने जितना प्रयास करना चाहिए उतना प्रयास नहीं किया, जमीन पर काम नहीं किया, इसके चलते उनकी हार हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जीत हुई है, जनता दल यू का संगठन मजबूत था, जिसके चलते वो जीत हुई है। नहीं तो ये 150 से 250, आप 25 सीट जो बढ़ा है, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, एनडीए की रणनीति के कारण वो जीत हुई है। और मुझे नहीं लगता है कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाना वो अलग बात है, वो संगठन की जीत है, गठबंधन की जीत है। आप 2020 के चुनाव में देख लीजिए, चिराग पासवान अलग हो गए थे तो क्या हालत हो गई थी। आज भी 15 का चुनाव ले लीजिए, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ गए थे तो कहां जंगल राज की बात आई थी। कोई जंगल राज मुद्दा नहीं है, सिर्फ गठबंधन का। आज नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाएंगे, फिर सत्ता में आरजेडी नीतीश कुमार आ जाएंगे। तो ठीक है सर, प्रियदर्शी जी के पास चलेंगे। जी जी प्रियदर्शी जी, अब जिस तरीके से कहा जाता है कि अभी अब सर भी बात कर रहे थे कि गठबंधन चलिए एनडीए का मजबूत था और गठबंधन पे चीज़ें हुई। तेजस्वी यादव पे हमने अभी बात किया कि आरोप लगा कि तेजस्वी यादव के पास कार्यकर्ताओं की पहुंच उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए, और दूसरी वजह यह भी है कि सबसे बड़े लीडर हैं तो जाहिर सी बात है कि सबकी पहुँच हो भी नहीं सकती है। लेकिन अगर हम गठबंधन की बात करें तो फिर क्यों ऐसा गठबंधन आरजेडी नहीं कर पा रही है? अगर बीजेपी के साथ जदयू आ सकती है, चलिए मान लीजिए जदयू नहीं आई, एलजेपीआर से तो आरजेडी कर सकती है। ऐसे कुछ छोटी छोटी जो जातियों के नेता हैं, ऐसे लोगों से तो गठबंधन हो सकता है। क्या दिक्कतें आती हैं, आप अगर इस पे विचार करें तो? देखिए ऐसा नहीं है, प्रयोग महागठबंधन के भीतर आरजेडी ने भी बड़े किए, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुकेश सहनी को रखा अपने पाले में ना, रखा ना, लेकिन मुकेश सहनी
अपनी जाति के नेता जरूर थे, लेकिन जाति का वोट ट्रांसफर कराने वाले नेता नहीं साबित हुए। संतोष सर से मैं थोड़ा सा इस मामले में इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, थोड़ा कम रखता हूँ। कई ऐसे गठबंधन के भीतर कई ऐसी पार्टियां होती हैं जो किसी जाति का दावा पेश करती हैं, जाति विशेष का, लेकिन उनके पास वोट ट्रांसफर कराने का क्षमता नहीं होता है, जिसमें मुकेश सहनी एक रहे। आईपी गुप्ता अव्वल रहे, मुकेश सहनी से ज्यादा प्रभावी रहे। उन्होंने महागठबंधन के लिए अपने पान जाति का वोट ट्रांसफर करवा दिया, लेकिन मुकेश सहनी उस तरीके से नहीं करा पाए। तो महागठबंधन के भीतर वोट ट्रांसफर कराने वाले, एक दूसरे के प्रति कराने वाले पार्टियों का भी भारी यकाल रहा। जैसे वाम दलों का वोट पिछले बार 2020 में ट्रांसफर हो गया था आरजेडी को, इस बार उस तरीके से नहीं हुआ, बहुत मुश्किल हुआ। इस बार बहुत मुश्किल से जो कुछ भी ट्रांसफर हुआ, कांग्रेस के पास वोट ही नहीं है कि वो ट्रांसफर करा पाए किसी में। वो तो अमर लगता है बिहार की राजनीति का, किसी भी बड़े बट ब्रिज पर चढ़ करके अपना हरियाली दिखाने की कोशिश करने वाली पार्टी है वो। तो उससे तो उम्मीद ही हम नहीं कर सकते हैं। बाकी जो पार्टियां थी, देखिए मुसलमानों का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ सीमांचल में। कांग्रेस कहीं अगर वोट ट्रांसफर करा सकती थी मुसलमानों का अन्य पार्टियों में, जहां मजबूत दावा बन रहा था कांग्रेस का, वो सीमांचल का इलाका था, थोड़ा बहुत था भी तो उसमें वो कहाँ आरजेडी को ट्रांसफर वोट करा पाई, या माले को बलरामपुर जो वाम का गढ़ होता था वो चुनाव लूज कर गए ये लोग, नहीं हो पाया ना। और एआईएमआईएम को क्यों इतनी सीटें आ गई? इसीलिए आई कि कांग्रेस वहां कमजोर रही और कांग्रेस ने वोट ट्रांसफर नहीं कराया। तो चीजें इस तरीके से हुई कि वोट ट्रांसफर कराने में अक्षम रहे महागठबंधन की पार्टी। और एनडीए के भीतर सभी दलों ने, एक सवाल था चिराग पासवान पर कि चिराग पासवान का क्या वोट जनता दल यूनाइटेड को ट्रांसफर होगा, और क्या जनता दल यूनाइटेड का वोट ट्रांसफर होगा चिराग पासवान को? दोनों हो गया, वाइस वर्सा, दोनों हो गया। तो वोट ट्रांसफर अगर होता है तो इसी तरीके की विन होती है। और सबसे बड़ी चीज, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि लहर था साहब, लहर था, और जनता ने खुद ये लहर बनाया था। एनडीए ने लहर बनाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उसको हवा जनता ने ही दिया था। जनता चुनाव लड़ रही थी कि मुझे तेजस्वी यादव के समर्थकों को नहीं आने देना। तेजस्वी यादव तो कबूल हो जाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के समर्थक आरजेडी लवर्स सो कॉल्ड जिस तरीके से सड़कों पर आ गए थे, उनके खिलाफ एक वातावरण बना हुआ था। जी, मतलब आप और आलोक जी ये बोल रहे हैं कि समर्थकों और एक जो डर था, पंकज जी के पास मैं चलूंगा इसी सवाल के साथ, कि आखिर में ये कब तक चलेगा? जब प्रशांत किशोर अपनी जो यात्राएं कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो यही बात बार बार बोलते थे कि आरजेडी के नाम पे जदयू के लोगों को डराया जाता है, जदयू के नाम पे इनको डराया जाता है कि वो आएंगे तो लालू राज आ जाएगा। क्या आपको भी यही लगता है कि जो लालू की छाया है, लालू आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिस पार्टी के, और जो पार्टी और तमाम विपक्ष के लोग नीतीश कुमार को कमजोर साबित बार बार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार तो फिर से उसी मजबूती के साथ आ गए, क्या लालू की छत्रछाया में ही आरजेडी को नुकसान ही भोगना पड़ रहा है? वही असली वजह है और उस कार्यकाल का असर आज तक दिखता है? अंकित जी, ना तो पहले जंगल राज था, ना अभी सुशासन है। ये सारी बातें बेमानी है। जो स्थितियां पहले थी उससे आज बदतर स्थितियां हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर करप्शन का मामला हो। सब कहने की बातें हैं, बस बात सिर्फ इतनी है, जो संतोष जी ने जो कुछ कहा है, बात यहाँ होती है समीकरण की, सामाजिक समीकरण की और गठबंधन की। इसमें जो भी भारी पड़ेगा, सारी बातें हवा हो जाएगी। ना जंगल राज रहेगा, ना कुशासन रहेगा। बस यहाँ वोट की बात है, और वोट के मामले में चूंकि गठबंधन के मामले में आज जेडीयू बीजेपी कहीं सशक्त है, तो लिहाजा आज उनकी जीत हुई है। और अगर यही संतोष जी ने एकदम सही कहा कि अगर आज नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ चले जाए, आरजेडी के साथ चले जाए, तो बात फिर वही हो जाएगी, सत्ता में यही आएंगे। और हम तो हमेशा से कहते रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एक स्थापित सच है कि बारात किसी भी गठबंधन का हो, दुल्हा नीतीश कुमार ही होंगे। तो जाहिर है नीतीश जिनके साथ रहेंगे, उनका जो समीकरण है 17% वोट के साथ वो जहां जाएंगे, उनका पलड़ा भारी होगा। आप आरजेडी के 37% वोट में 17% जोड़ दें तो आपको सारा परिदृश्य समझ में आ जाएगा। अंकित जी, ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आलोक जी, प्रियदर्शी जी, संतोष सर। अंकित जी, बस एक बात मुझे और कहनी है, फिर तेजस्वी को एक प्रयास करना चाहिए कि सब कुछ छोड़ दें और नीतीश कुमार को मनाए, उनके चरणों में गिर पड़े, बस खत्म बात। अब बहुत बढ़िया तरीका है बिहार में जीतने का, नीतीश कुमार को मनाओ ना।
जब तुम्हारे साथ क्या, जब तुम लोगों ने फिर क्या शुरू कर दिया था कि उनको बीजेपी के साथ आना पड़ा। जब जीत का मंत्र केवल नीतीश कुमार है तो नीतीश के पैरों में गिर पड़ो और समीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, हो सकता है कि बीजेपी ज्यादा गिर गई हो सकता है बीजेपी मनाने में ज्यादा सफल हो गई हो, ये भी तो हो सकता है। अब मनाने का कंपटीशन अगर हो जाएगा तो जो ज्यादा बढ़िया मनाएगा वो ले आ जाएगा अपने तरफ। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, समीक्षा की जरूरत ही नहीं है, बस केवल नीतीश कुमार को मनाओ अगले 5 साल तक, कोई और सुधार की जरूरत नहीं है। अगर लालू यादव का गुंडाराज नहीं था तो बिहार में ये अखबारों में क्यों भरा पड़ा था कि नहीं भूलेगा बिहार स्लोगन? क्यों मेरा समय समाप्त हो रहा है, नहीं तो मैं आपसे जरूर पंकज जी का एक सवाल आपसे ही पूछ लेता कि फिर 2015 में लालू और नीतीश मिलकर कैसे जीत लिए? उस जंगल राज को क्यों बुलाया लोगों ने? वो भी एक समीकरण था, लेकिन अब वो इतिहास है। 2025 वर्तमान है। इस बार दूसरे तरीके का जंगल राज था। तेजस्वी के समर्थक जो थे ना, वो सड़कों पर कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को आने दीजिए। तेजस्वी के जो समर्थक थे उन्होंने इतना डरा दिया। पांडे साहब, ये एक प्रमुख बिंदु है जो न स्वीकार करो न करो। पासवान बोलते ही रहे, कोई बोलते ही रहे। मोतिहारी की सभा में बोला जा रहा था, कोई बोलते ही रहे, ये कोई बोलते ही रहे। नया जंगल राज था, उसकी आहट जो लोगों को महसूस हो रहा था ना, उसके खिलाफ था ये जंगल राज पार्ट 2 की आहट लोगों को जो सुनाई दे रही थी। और जंगल राज हाई कोर्ट ने कहा है, मेंशन कर देता हूं मैं, जंगल राज किसी पत्रकार का दिया हुआ शब्द नहीं है, ये हाई कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कुछ हाई कोर्ट ने ये शब्द दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियदर्शी जी, संतोष सर और आलोक जी, पंकज जी। तो फिलहाल तेजस्वी यादव जिस तरीके से चुनाव लड़े, आरजेडी जिस तरीके से चुनाव हारी, इस पर समीक्षा हो रही है। हम भी समीक्षा कर रहे हैं, आप भी समीक्षा कर रहे होंगे, लेकिन पार्टी कार्यालय पर जो समीक्षा हुई उस पर एक चीज तो है कि तेजस्वी यादव के तौर तरीकों पर, रणनीति पर सवाल उठे हैं, लोगों की अंदर खाने नाराजगी है। और ये हो भी क्यों नहीं, क्योंकि 20 साल से सत्ता से दूर आरजेडी कैसे वापस आए, इस बात की चिंता सिर्फ आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं, आरजेडी के वो समर्थक भी कर रहे हैं जो पार्टी का झंडा लेके तो नहीं चलते, लेकिन वोट उनको जरूर देते हैं। और किसी न किसी वजह से, चाहे वो सामाजिक समीकरण हो, चाहे वो परिस्थितियां हो, वो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि फिर से एक बार ये सत्ता में वापस आए। लेकिन इससे ही जुड़ा दूसरा सवाल ये भी है कि सिर्फ इंतजार से कुछ होता नहीं है, आपको ऐसा माहौल भी बनाना पड़ेगा, जैसे कि पैनल में कई लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को डर है, या ये डर कुछ लोगों में है या बड़ी संख्या में है, ये तो अब बिहार के लोग ही बताएंगे। और हर बार जब वोट पड़ता है तो वो चीज़ें साफ साफ दिखती हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहिए। देखते रहिए बिहार की बात। नमस्कार।